तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर ये गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर जब कोई मुद्रा डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर तक गिरती है ना, तो घबराहट तो होती है। बिल्कुल, बाजार में एकदम पैनिक सा फैल जाता है। लेकिन आज हमारे सामने कई आर्थिक रिपोर्ट्स और रिजर्व बैंक के डेटा का पूरा स्टैक रखा है, और आज के इस विश्लेषण का हमारा मिशन यही समझना है कि रुपए का 95 डॉलर के करीब पहुंचना इस बार खतरे की घंटी क्यों नहीं है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। सही में, मतलब एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बेहद मजबूत जहाज तूफानी लहरों के बीच से गुजर रहा है। बाहरी दुनिया में तेल की कीमतें लगभग $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, और वैश्विक बाजारों में भारी तनाव है। लेकिन जो हमारे जहाज है ना, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें कोई छेद नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, जहाज की ये मजबूती सिर्फ एक हवाई दावा नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। अगर हम इन रिपोर्ट्स के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखें, तो भारत का जो चालू खाता घाटा है, जिसे हम कैड कहते हैं, हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल, वो जीडीपी के मात्र 1% पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में है। ओहो, सिर्फ 1%? हाँ, आसान भाषा में कहूं तो मतलब देश अपनी कमाई से बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहा है। और अगर इस जहाज के आपातकालीन ईंधन की बात करें तो वो भी विशाल है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स? जी, हमारे पास करीब 630 से 650 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये इतना बड़ा है कि हम बिना किसी परेशानी के अगले 11 महीनों के आयात का खर्च उठा सकते हैं। 11 महीने? ये तो काफी सुरक्षित स्थिति है। तो जहाज मजबूत है और ईंधन भी पूरा है। लेकिन मुझे ये जानना है कि इस जहाज को चलाने वाला यानी रिजर्व बैंक क्या कर रहा है। इन पेपर्स में ना एक टर्म बार बार आ रहा है, नेट ओपन पोजीशन या एनओपी। हाँ, ये आरबीआई का एक बहुत ही सटीक कदम रहा है। वही ना, आरबीआई ने बड़े बैंकों के लिए इस एनओपी की लिमिट, जो पहले 500 मिलियन से $1 बिलियन के बीच हुआ करती थी, उसे घटाकर सीधे 100 मिलियन कर दिया है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? तो आप इसे ऐसे समझिए, जब बैंकों के पास $1 बिलियन तक की लिमिट थी, तो वे बड़ी मात्रा में डॉलर अपने पास रोककर रख सकते थे। अच्छा, और रुपए के गिरने का इंतजार करते थे? बिल्कुल, ताकि बाद में वो मुनाफा कमा सकें। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सट्टेबाजी ही थी। तो लिमिट को सीधे 100 मिलियन करने का असर ये हुआ कि बैंकों को वो रोके हुए डॉलर बाजार में उतारने पड़े। तो जब बाजार में डॉलर की सप्लाई अचानक बढ़ी, तो रुपए को अपने आप सहारा मिल गया। एकदम सही पकड़ा आपने। यानी ये ऐसा हुआ जैसे जहाज पर कुछ लोग जानबूझकर लाइफ जैकेट छिपा रहे थे और कैप्टन ने आकर सबको जैकेट बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और हाँ, एक और चीज जो रिपोर्ट्स में है, वो है ऑफशोर एनडीएफ मार्केट में मौजूद 25 से 50 बिलियन डॉलर के आर्बिट्राज लूपहोल को बंद करना। आर्बिट्राज लूपहोल, ये तो काफी भारी भरकम शब्द लग रहे हैं। शब्दों पर मत जाइए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। ये विदेशी बाजारों में एक ऐसी जगह है जहां विदेशी निवेशक रुपए पर दांव लगाते हैं, और वो भी आरबीआई के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर, है ना? बिल्कुल। और आर्बिट्राज का मतलब है दो अलग अलग बाजारों में कीमतों के अंतर का फायदा उठाना। सट्टेबाज क्या कर रहे थे? वो भारत के बाहर और भारत के अंदर के डॉलर रेट के अंतर का फायदा उठा रहे थे। अच्छा, तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बहुत स्मार्ट तरीके से भारतीय बैंकों को उस विदेशी मार्केट में दखल देने की अनुमति दे दी। इससे हुआ ये कि वो जो रेट का अंतर था वो खत्म हो गया और सट्टेबाजों का खेल बंद हो गया। सट्टा लगा रहे थे कि जहाज डूबेगा या नहीं, और आरबीआई ने जाकर उनके सट्टे का बोर्ड ही पलट दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये काफी स्मार्ट है। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है, अगर हम पिछले दशकों का इतिहास देखें, तो जब भी रुपए पर दबाव पड़ा है, हमने विदेश में बसे भारतीयों से पैसा मंगाने के लिए डायस्पोरा बॉन्ड्स का सहारा लिया है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से ऐसा होता रहा है। जैसे 1998 में हमने $4.8 बिलियन जुटाए थी, फिर साल 2000 में 5.5 बिलियन, और 2013 के टेपर टेंट्रम के दौरान तो हाँ, वो 2013 वाला समय काफी मुश्किल था। बिल्कुल, जब अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने डॉलर की सप्लाई रोकी थी और इमर्जिंग मार्केट्स में हाहाकार मचा था, तब हमने एफसीएनआर के जरिए $30 बिलियन जुटाए थे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आज तूफान इतना ही तेज है, तो हम उन पुराने और आजमाए हुए बॉन्ड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये जो आंकड़े आपने बताए ना, ये एक बहुत बड़ा फर्क स्पष्ट करते हैं।
उन पुरानी क्राइसिस में खासकर 2009 से 2013 के बीच हमारे जहाज में वास्तव में छेद था। मतलब हमारी इकोनॉमी अंदर से कमजोर थी। जी, हमारा चालू खाता घाटा 4% से भी ऊपर जा चुका था, जो कि आज जैसा हमने देखा सिर्फ 1% है। अर्थव्यवस्था अंदरूनी तौर पर कमजोर थी और हम उस विदेशी पूंजी पर निर्भर थे जो कभी भी वापस जा सकती थी। हाँ, वो तुरंत निकल जाने वाले फंड्स। एकदम सही। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ना, वो कोई संकट नहीं है, बल्कि एक ताकत का परीक्षण है। आज भारत में आने वाला विदेशी निवेश जैसे FDI और विदेशों से भेजा जाने वाला रेमिटेंस, वो पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। समझ गए। तो इस सब का असल मतलब यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट प्रबंधन के दौर से निकलकर एक बहुत ही परिपक्व स्थिति में आ गई है। बिल्कुल। अब हमें कोई इमरजेंसी अलार्म बजाने या आपातकालीन बॉन्ड्स जारी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने ठोस मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के दम पर इस वैश्विक तूफान का सामना किया जा रहा है। एकदम सही कहा। और ये पूरी स्थिति ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत बिना किसी इमरजेंसी डायस्पोरा बॉन्ड के इस भारी वैश्विक तूफान से सफलतापूर्वक निकल जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आर्थिक संकट से निपटने की जो पुरानी प्लेबुक थी, वो जो पुराने तरीके थे, क्या वो अब हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो गए? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।